हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के 3 पार्ट थे, जिसमें से 2 पार्ट कल हो चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सी, दैट इज़ सीक्वेंशियल और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। सीक्वेंशियल का मतलब ऐसे रिएक्शन जो सीक्वेंस में कम से कम 2 स्टेप में होती हैं, जैसे ए से बी कन्वर्ट हुआ और बी से सी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में हो रही हैं ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कंजिक्यूटिव या सीक्वेंशियल। कंजिक्यूटिव का मतलब पास पास। इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट फॉर्म ए स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बिफोर दे आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्टेंट जो है वो इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि स्टेबल होता है, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट अपना जो होता है वो लास्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे जनरल हमने रिएक्शन ये लिख लिया, ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है रेट कांस्टेंट K1 से, बी का सी में कन्वर्जन हो रहा है रेट कांस्टेंट K2 से। ये एक हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसके लिए द डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन आर, अगर इसका हमें डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर हम इसका रेट लिखना चाहें, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जब डिक्रीज होता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं माइनस DA/dt। तो अगर माइनस DA/dt लिखोगे तो तब तो हो जाएगा यहाँ पे K1 है, या फिर अगर DA/dt लिखोगे तो माइनस K1 ही होगा। dB/dt अगर आप लिखोगे, और dB/dt देखो ध्यान से देखना है, K1 रेट से तो ये फार्म हो रहा है, जिस रेट से फार्म हो रहा है उसका साइन पॉजिटिव रहता है, और जिस रेट से रेट कांस्टेंट से डिके हो रहा है उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो प्लस B जो है K1 कांस्टेंट से फार्म हो रहा है प्लस K1, और इसका रिएक्टेंट क्या है, A है, A हो जाएगा माइनस K2, और अब रिएक्टेंट B ऑलरेडी है, K2B हो जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B दैट इज dB/dt क्या हो जाएगा, प्लस K1A माइनस K2B। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अगर हम देखें dC/dt, तो C जो है सिर्फ फार्म हो रहा है, वो भी रेट कांस्टेंट K2 से, और इसका रिएक्टेंट क्या है, B है। तो रेट कांस्टेंट K2 से फार्म हो रहा है और इसका रिएक्टेंट क्या है, B है, तो प्लस K2B। ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C दैट इज dC/dt। क्लियर। अब आपके सामने जो है DA/dt, dB/dt और dC/dt आपने जो सॉल्व किया है ऑन सॉल्विंग अबव डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर इन सब को डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स यूज करके, तो ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम स्मॉल t, तो A हो जाएगा A0 इंटू e⁻−K1t। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम t, ये हो जाएगा A0 इंटू K1/K2 माइनस K1 इन ब्रैकेट e⁻−K1t माइनस e⁻−K2t। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 3rd। ठीक है, ये 2nd हो गई। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम t, A0 इन ब्रैकेट 1 प्लस K1 e⁻−K2t माइनस K2 e⁻−K1t अपॉन K2 माइनस K1, इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों का डिफरेंशियल फॉर्म आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C। ये सब कंसंट्रेशंस क्या है आफ्टर टाइम t, और A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ A था, तो A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। अब आपसे कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ B जब मैक्सिमम होगी वो किस टाइम पे मैक्सिमम होगी, आपसे टाइम पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा, यहाँ पे बस इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आगे जो भी पूछा जाएगा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको ये इक्वेशन ऐसे ही आपको याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, वो टाइम से रिलेटेड आते हैं। कंसंट्रेशन जो इंटरमीडिएट हमारा होता है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम किस टाइम पे होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ B मैक्सिमम है dB/dt इक्वल्स टू 0। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब B में चेंज ना होने पाए। ठीक है, तो उस टाइम B की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 3rd, इक्वेशन जो 3rd है विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट 3rd इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ B यहीं पे है 3rd इक्वेशन में, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो T मैक्स टाइम मैक्सिमम आता है वो होता है 1/K2 माइनस K1 ln K2/K1। ln का यूज हम करते नहीं, हम लोग यूज किसका करते हैं, log बेस 10 का यूज करते हैं। तो ln के प्लेस में हम लिख देंगे log बेस 10, उस केस में यहाँ पे आ जाएगा 2.303। तो अब T मैक्सिमम क्या हो गया, 2.303 अपॉन K2 माइनस K1 log बेस 10
K2/K1। ये वो टाइम है जिस टाइम पर कंसंट्रेशन B की जो है मैक्सिमम अटेन हो जाएगी। ठीक है, 10 T = 2.303/K2 - K1 log base 10 K2/K1 दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ B इज मैक्सिमम। इस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अपना एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, एक रिएक्शन हमारे पास है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है विथ रेट कांस्टेंट K1, ए सी में कन्वर्ट हो रहा है रेट कांस्टेंट K2, ए डी में कन्वर्ट हो रहा है रेट कांस्टेंट K3 से। पूछा गया आपसे व्हाट इज माइनस dA/dt। तो ए का कुछ पार्ट बी में भी कन्वर्ट हो रहा है, सी में भी हो रहा है और डी में भी हो रहा है, और आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइंड करना माइनस dA/dt। तो माइनस dA/dt एक तो हो जाएगा इधर K1 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, K2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, K3 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और तीनों को जब आप ऐड कर लोगे तो ओवरऑल माइनस dA/dt हो जाएगा। माइनस dA/dt K1A प्लस K2A प्लस K3A। यहाँ पे A हमारा कॉमन हो जाएगा इन ब्रैकेट K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एट दैट टाइम। तो ये हो गया, आंसर आ गया। एक प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, कोई रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म गिवन है, A converts into B and B again converts into A with rate constant K1 and K2 respectively. Equation number 1, B plus A is equals to C with rate constant K3. Now the overall equation is 2A is equals to C and equation is third. और आपसे पूछा गया है what is नंबर A minus dE/dt, नंबर B dB/dt, नंबर C dC/dt। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C, ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद सोल्यूशन नंबर ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए का जो डिसअपीयरेंस है वो है माइनस dA/dt। ठीक है, माइनस dA/dt से तो आप इसको क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे। आपको माइनस dA/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात तो इस फर्स्ट इक्वेशन में भी ए डिसअपीयर हो रहा है, K1 कांस्टेंट से डिसअपीयर हो रहा है और K2 से क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टेप फर्स्ट K1A माइनस K2B, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया तो अब यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम स्टेप फर्स्ट K1A माइनस K2B हो गया। फ्रॉम स्टेप सेकेंड K3 कांस्टेंट से क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, तो K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में दोनों लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A दैट इज माइनस dA/dt टोटल, माइनस dA/dt टोटल क्या हो जाएगा, तो K1A माइनस K2B प्लस K3B इंटू A, K1A माइनस K2B प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ये हो जाएगा टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B दैट इज dB/dt। तो dB/dt एक्चुअली ये हो जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट K1A माइनस K2B माइनस K3A इंटू B। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C दैट इज dC/dt, ये क्या हो जाएगा K3A इंटू B, क्योंकि रेट कांस्टेंट K3 जिसमें C फॉर्म हो रहा है और रेट कांस्टेंट K3 है और उसके रिएक्टेंट क्या है, A और B दोनों हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट दोनों यूज होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज, एक हमारे पास रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म गिवन है, A कन्वर्ट्स इनटू A1 विथ रेट कांस्टेंट K, A कन्वर्ट्स इनटू A2 विथ रेट कांस्टेंट 2K, A कन्वर्ट्स इनटू A3 विथ रेट कांस्टेंट 3K एंड सो ऑन, एंड एट लास्ट A कन्वर्ट्स इनटू AN विथ रेट कांस्टेंट NK। तो ये A की डिफरेंट डिसअपीयरेंस है विथ डिफरेंट रेट कांस्टेंट। आपको फाइंड करना है व्हाट इज नंबर A माइनस dA/dt, B dA1/dt, C dAn/dt, और लास्ट आपको फाइंड करना है dA1/-dA। ठीक, फॉर सेम टाइम ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले माइनस dA/dt। बच्चों A का यहाँ भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो dA/dt सबको ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेप के लिए लिखना चाहें तो माइनस dA/dt क्या हो जाएगा, K इंटू A हो जाएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट K है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो वही लिखेंगे। इसके लिए लिखना चाहें तो 2K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज A। इसके लिए लिखना चाहें 3K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A।
तो इसको सबको हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्टली एक स्टेप में। माइनस डी बाई डी टी इक्वल्स टू के प्लस 2k प्लस 3k प्लस nk इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। यहाँ से k हमारा कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टाइम k इंटू ए। बच्चों इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका फार्मूला होता है जितने नंबर लास्ट में जो नंबर होता है n प्लस 1/2 होता है इसका सम। तो हम लोग लिख लेंगे n प्लस 1/2 और k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज a। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दैट इज माइनस डी बाई डी टी। अब आपसे कहा गया है डी ए वन बाई डी टी। तो डी ए वन बाई डी टी जब हम फाइंड करेंगे तो डी ए वन बाई डी टी रेट कॉन्स्टेंट क्या है के और इसका रिएक्टेंट क्या है ए, तो के इंटू ए लिख देना है आपको। डी ए एन बाई डी टी अगर आपको फाइंड करना है तो रेट कॉन्स्टेंट क्या है एन के है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। डी ए एन बाई डी टी इक्वल्स टू एन के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर अगर आपसे पूछा गया डी ए वन अपान डी ए माइनस डी ए वन अपान माइनस डी ए, तो डी ए वन इसको आप जब डिवाइड करोगे आप किससे डिवाइड करोगे, इस इक्वेशन से डिवाइड करोगे। इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा के ए, नीचे होगा n प्लस 1/2 इंटू के इंटू ए। के से के कैंसिल हो गया, n ऊपर हो गया 2/2 n प्लस 1। तो इस तरह हम लोग डी ए वन माइनस अपान डी ए हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो कुछ डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन थी जो हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इसके बाद इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट होने जा रहे हैं दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर वेरियस ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा जीरो ऑर्डर की। मान लिया एक हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ए और इसका कन्वर्जन हो रहा है बी में। तो अब इसमें जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। मान लो टी इक्वल्स टू जीरो पे स्टार्टिंग में ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी और बी जीरो था। कुछ टाइम टी के बाद इसका एक्स मोल पर लीटर कन्वर्ट्स हो गया प्रोडक्ट में, इसके लेफ्ट मोल क्या हो जाएंगे ए नॉट माइनस एक्स और इसके क्या भी हो जाएंगे एक्स, क्योंकि पहले जीरो थे बाद में एक्स बन गए एक्स हो गए। ठीक है, अब अगर आपको इसके लिए रेट अगर आपको लिखना है तो रेट क्या लिखोगे, रेट इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। एक तो रेट का फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपान चेंज इन टाइम। एक्स का अगर एक्स चेंज हो रहा है टी टाइम में तो डी एक्स चेंज होगा डी टी टाइम में। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, एक तो रेट का फार्मूला ये हो गया। दूसरा रेट का फार्मूला होता है रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर, ऑर्डर क्या है यहाँ पे जीरो है क्योंकि हमको पता है कि जीरो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जीरो लिख दोगे, किसी का भी पावर जीरो होता है तो वन होता है दैट इज के इंटू वन दैट इज के। ठीक है, यहाँ से अगर डी टी आप इधर पहुँचाना चाहो तो डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दोगे तो डी एक्स के रेट कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं करना, हमें वेरिएबल टर्म का करना जो कि डी टी क्या है वेरिएबल टर्म है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी टी का टी होता है के टी प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगा सी आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे सॉल्व करनी होती है। तो देखो यहाँ पे एट टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स बराबर जीरो था। जब टाइम जीरो था तो उस समय एक्स भी क्या था जीरो था। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट आई है इसमें टी बराबर जीरो पे एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू जीरो दैट इज सी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू जीरो हो गया। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी था और सी की वैल्यू जीरो है तो अब हमारे पास क्या होगा एक्स इक्वल्स टू के टी और एक्स क्या है यहाँ पे ए नॉट माइनस ए है, ए नॉट माइनस ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक्स डी की कंसंट्रेशन है, ए फाइनल कंसंट्रेशन है। तो इनिशियल माइनस फाइनल क्या हो जाएगा एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं बच्चों ए नॉट माइनस ए लिख सकते हैं। ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, यहाँ से के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन अपान टी ए नॉट माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस ए।
तो ये बच्चों आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो नंबर ए, एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट ओबे द इक्वेशन एज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। तो जब भी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव किया है, हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है एज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, और इसको जो भी रिएक्शन फॉलो करेंगे वो सारी की सारी रिएक्शन क्या होंगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन चाहे जितना बढ़ाते चले जाए, रेट हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सेकेंड ग्राफ हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो स्लोप आता है, स्लोप क्या होता है, माइनस के होता है। स्लोप क्या होता है, माइनस के। इसके बाद इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब बच्चों क्या होता है, वो टाइम जिस टाइम में कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट का 50% बचता है, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल concentration of reactant to half of its initial values is called half life period, half life time. It is denoted by t half or t 0.5। किसी भी चीज़ से हम डिनोट कर सकते हैं। अब जब टाइम वन टी इक्वल्स टू टी हाफ, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू, या ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, या ए नॉट माइनस एक्स के प्लेस पे लिख सकते हैं ए नॉट अपॉन टू हो जाएगा हाफ लाइफ के लिए। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई टू हो जाएगी। तो टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन के ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, दैट इज ए नॉट अपॉन टू के। तो इसकी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई, सॉरी इसके लिए जो हाफ लाइफ पीरियड आ गया टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन तो इस रिलेशन में है नहीं, ठीक है, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसकी पावर क्या है, ऊपर 1 है। इसका मतलब टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड है या नहीं है। तो आंसर आपका क्या है, यस। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए टी 60% में कितना टाइम लगेगा, तो टी 60% में कितना टाइम लगेगा, 0.6 ए नॉट अपॉन के। टी 3/4 में 0.75 ए नॉट अपॉन के, दैट इज ये वैल्यू आ गई। इसके बाद बच्चों नंबर सी है यूनिट आपकी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। के की यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वैसे आपको के की यूनिट हमने कई बार बताई है। nth ऑर्डर के लिए मोल इंटू लीटर इनवर्स होल पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। तो उस फार्मूले से बच्चों आप यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की यूनिट आप फाइंड कर लोगे। यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट के सेम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या है, सेम है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, मेटल सरफेस पे होती हैं, हाई टेम्परेचर पे होती हैं, तो इनको हम लोग बोल देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, जैसे H2 + Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl। इसके लिए जब भी हम रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर 0। 2HI H2 + I2 गोल्ड सरफेस पे, अगर HI का डिकम्पोजिशन हम लोग गोल्ड सरफेस पे करा रहे हैं, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अमोनिया का डिकम्पोजिशन मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के प्रेजेंस में करा रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एल्कीन एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट्स करना बाई सैचुरेटेड बाई, आई रिपीट, एल्कीन या एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करना बाई यूजिंग निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट, ये जो एंजाइम की रिएक्शंस होती हैं ये भी जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 पे डिपेंड करता है, दैट रिएक्शंस आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, 0 है, कुछ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो गई, जिसको हम लोग ए लिख देते हैं और इसको ए नॉट लिख देते हैं, और ये एक्स फार्म हो गई है। अब अगर इसके लिए रेट लिखना चाहें बच्चों, तो रेट इसको एक तो फार्मूला हमारा होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज dx अपॉन dt। दूसरा फार्मूला होता है रेट इज के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, A-X है, पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो अब इससे अगर A-X को नीचे पहुंचा दो तो A-X नीचे आ जाएगा, dt उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx/A-X टू k इंटू dt। इसके बाद बच्चों इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, dx/A-X k इंटू dt। dx/A-X का इसका इंटीग्रेशन होता है -ln A-X k d dt का इंटीग्रेशन c, दैट इज kt प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी हमें सॉल्व करना होगा। इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए x 0 लिख दो, t 0 लिख दो तो c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ गई -ln A। तो c की वैल्यू हम लोग क्या ले आए, सॉरी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है, c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -ln A, और c की वैल्यू जो -ln A आई है इक्वेशन में पुट कर दो अपना, तो ये हो जाएगा -ln A-X kt -ln A। यहाँ से -ln A-X kt -ln A, या kt इसको तो क्या हो जाएगा ln A-ln A -x। ठीक है, kt इसको ln A-ln A-x, या फिर log m log n क्या होता है, log m/n होता है। वैसे यहाँ पे भी ln A/A-x। इसका जब हम लोग बच्चों ln हम लोग हटाएंगे, ln को सॉल्व करेंगे तो ln के प्लेस पे log आएगा, साथ में 2.303 आ जाएगा। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या हो गई, t नीचे पहुँचा दोगे 2.303 log बेस्ड A/A-x, या फिर k = 2.303 A0/A। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और कैपिटल A क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। A को हम A0 से डिनोट करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, x रिएक्टेड कंसंट्रेशन, A-X इज कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट आफ्टर टाइम t। बच्चों इसके बाद ये जो इक्वेशन कुछ दिए गए इक्वेशन आपको याद करना है, ln A0/A = kt हो जाएगा। तो A0/A क्या हो जाएगा, e⁻+kt हो जाएगा। ठीक है, A0/A क्या हो गया, e⁻+kt, या A/A0 क्या हो जाएगा, A/A0 फिर क्या हो जाएगा, e⁻−kt हो जाएगा। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें A=A0, तो A=A0 इंटू e⁻−kt हो गया। ये हो गई बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या ऐसी रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट 1 पावर पे डिपेंड करें, उनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे नंबर 1, एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मस्ट फॉलो द इक्वेशन k = 2.303 log बेस्ड A/A-x। ठीक है, I repeat, any first order reaction must follow the reaction k = 2.303 log based n, चाहे A0/A लिखो या A/A-x लिखो। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A है, और A क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लेफ्ट ही लिखा जाएगा, चाहे वो A की फॉर्म में लिखा जाएगा, चाहे A-x के फॉर्म में लिखा जाए। तो kt = ln A/A-x = ln A0/A। यहाँ से इनको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ln A0/A इसको आप लिख सकते हो ln A0 - ln A। तो इस इक्वेशन को जब आप चेंज करोगे तो हो जाएगा kt = ln A0 - ln A। ठीक है, kt = ln A0 - ln A। अब यहाँ से अगर ln A आपको इधर लाना है तो kt इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। ln A = -kt प्लस ln A। y = mx प्लस c से हम इसको कंपेयर कराएंगे तो y एक्सेस पे ln A रखना पड़ेगा, x एक्सेस पे टाइम रखना पड़ेगा। स्लोप यहाँ पे हो जाएगा ln A0, क्या हो जाएगा ln A0। तो ऐसे बच्चों इस तरह आपको ग्राफ को तैयार करना है। नेक्स्ट है, अगर हम इसको लॉग बेस्ड A वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करें तो y एक्सेस पे हो जाएगा लॉग बेस्ड A, और x एक्सेस पे टाइम हो गया, और ये जो हाइट है, हाइट को हम क्या बोलेंगे, ये जो हाइट है इसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, लॉग A0, और इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या है -k/2.303। तो बच्चों जनरली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपसे
स्लोप पूछ लिया जाता है या इंटरसेप्ट पूछ लिया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इनको आप सही से तैयार कर लेना, और इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ और भी बची हुई है इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।